फैयाज अहमद जी, क्या कहना चाहते हो? आज जो पूरा हंगामा हो गया, आज आपकी एमएम पार्टी की जो मीटिंग थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझको कल तकरीबन शाम को 5-6 बजे करीब इंटरजेल को फ़ोन आया और ये कहा गया कि फैयाज भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है, तो बस ज़रा ऑफिस साफ करवा दीजिएगा और प्रेस का इंतज़ाम कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और अहमद बारा साहब भी आ रहे हैं। बोला ठीक है। तो मैंने शायद आप लोग को कॉल किया मैंने कि आके बैठ के बात करना है। यहाँ पर आने के बाद मैंने मंजर कुछ और ही देखा। जब मैं आया तो उस वक्त इंतजार साहब आपको मुखातिब थे, अहमद बारा साहब मौजूद थे। उसमें पहले इंतजार साहब बोले, फिर अहमद बारा साहब बोले, और उनकी बातों का जो मफ़हूम ये था कि फैयाज अहमद एमएलए का चुनाव बाइकला से लड़ रहे हैं और पद खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मिलाद से मैंने लिया, मैंने कहा कि पहली चीज़ तो मुझको अभी मालूम पड़ा है कि मैं पद पर नहीं हूँ। और फिर मैंने अपनी बात रखी कि 10 साल मैंने इमाम को दिया। पहले मैं कांग्रेस में था, मैं उस वक्त वाइस प्रधान यहाँ लड़ने आया था, उस वक्त कोई जानता नहीं था। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी से मैंने अपील किया था मुझको टिकट दिया जाए, मुझको नहीं दिया तो वाइस प्रधान का मैंने काम किया, उसको जिता के लाया। उसने बाकायदा तौर पे 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, उसके लिए मुझको अध्यक्ष बनाया गया, मुझको लाया गया। और असद साहब को खुद को झूला मैदान में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर जाके 21,000 वोट मिले। उसके बाद से वो आदमी गायब है, अभी तक कहीं दिखाई दिया नहीं। तो आपने जो मुझको पद दिया है, हाँ, जो मुझको सीट दिया है, और सीट और आपकी जो ये पद जो है, आप उसे अपने पास रखो, मैं चलता हूँ, खुदा से बोल के चला आया। आपके बात बोलने की, कुर्सी पे से उठने के बाद में फिर सब चिल्ला पगार हुई और जिसमें बोला गया कि इम्तियाज जलील बीजेपी के हैं और बहुत से ऐसे आवाज़ें दी गई। मेरा भाई, एक बात वाज़ेह होती है, एक ही सीट जीतने की बात कर रहे हो भाई खल्ला, और उसके बगल में हेड ऑफिस है, और सदर को चेंज कर रहा, क्या मंतिक है उसके पीछे? सदर होते हुए जब चुनाव लड़ता है तो उसका वेटेज बढ़ता है, सदर ना रहते हुए आप चुनाव लोगे उसमें वेटेज कम होता है। मतलब ये कि आदमी को डिस्टर्ब कर दो, परेशान कर दो, और ऐसे आदमी को ला के मुतयन कर दो कि आदमी को ज़हनी तौर पर परेशान करे या आके इंटरफेयर करे आपको। तो मैंने कहा भैया फ़ायदा क्या? आप तो लगता है भाजपा के लोग हैं मेरा, और सिंधी सुनने के लोग हैं आप। मैंने बाहर निकल के कहा कि सेना के और ये सॉरी भाजपा के और ये इसके सिंधे के लोग जो उनकी ईमा पर काम कर रहे हैं, और उसी ईमा के ऊपर मुझसे पड़ दिया गया। मैंने रैली इतनी बड़ी कि आप लोग खुद मौजूद थे, उसको देखा ना करीब, उससे भयभीत होकर मामला रैली कर रहे। मैं तो ड्रग्स के खिलाफ रैली कर रहा था, हाँ, और काफ़ी कामयाब रैली थी। और ड्रग्स किसके लिए था मेरा भाई? नई नस्लों को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। आज तक मुंबई शहर में किसी ने रैली किया है क्या? हाँ, मैं तीसरी रैली थी मेरी ये, ताकि समाज को अपन अवेयर कर सकें, समाज को उठा सकें, समाज को बता सकें नशा गलत है। उसका मुझको ये परिणाम दे रहे हैं आप लोग। क्या आप अभी पार्टी में रहोगे? क्या है? मैं तो पार्टी को त्याग करके वहाँ से आ रहा हूँ मैं, और बबांगे दोहर मैंने उनसे कहा कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपकी पद आपको मुबारक। क्या आपको लगता है जो आपके जो एमएम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है ओवैसी साहब, उनको भी इसके बारे में पता था? और मेरा भाई, मैं एक बात जानता हूँ, बगैर ऊपर के लोगों से इजाज़त लिए नीचे कुछ नहीं होता। यहाँ पर एमपी के चुनाव में चांदीवली में रमजान चौधरी नाम का व्यक्ति खड़ा किया, बगैर मेरी इजाज़त के, और बम्बई के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था, न यूथ को पता था, न डिस्ट्रिक्ट को पता था, न तालुका को पता था, न वार्ड को पता था।
जाके 3 बजे के बाद रमजान चौधरी को टिकट भरवा दिया गया वहाँ पर और ऐलान कर दिया गया। तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा, ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे लोग पता होगा ना मेरा को, इसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा को। आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा एमआईएम पार्टी को लेकर मुंबई में? मैं अपनी ज़ात को बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं अपना मुतमईन हूँ, एक बासी की मजलिस जो है कौम का नाम है, उसके साथ भी लगा हुआ है। लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं है। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं और सिर्फ बोल बचन कर रहे हैं लोग, बोल बचन कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मदाई हो। मैंने बाकायदा तौर पर जो अपने जेब हो सका जेब से मैंने काम किया वहाँ पर, जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मैंने। आज ऐन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की जरूरत क्या? चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, हाँ, जमशेदकर है, उनके बीच में 41% मुसलमान यहाँ पर है, हाँ? तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, लोग बताएंगे क्या मेरा गिराफ है, क्या लोग उसको। और ऐलान कर दिया गया तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा, ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे लोग पता होगा ना मेरा को, इसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा को। आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा एमआईएम पार्टी को लेकर मुंबई में? मैं अपनी ज़ात को बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं अपना मुतमईन हूँ, एक बासी की मजलिस जो है कौम का नाम है, उसके साथ भी लगा हुआ है। लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं है। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं और सिर्फ बोल बचन कर रहे हैं लोग, बोल बचन कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मदाई हो। मैंने बाकायदा तौर पर जो अपने जेब हो सका जेब से मैंने काम किया वहाँ पर, जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मैंने। आज ऐन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की जरूरत क्या? चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, हाँ, जमशेदकर है, उनके बीच में 41% मुसलमान यहाँ पर है, हाँ? तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, लोग बताएंगे क्या मेरा गिराफ है, क्या लोग उसको चाहते कि नहीं चाहते। और वारिस मियाँ के बारे में पूछें आप जाके, वारिस को कितना चाहते कितना नहीं चाहते, पता चल जाएगा आपको। तो ये सारी बातें जो मेरा भाई, मुझको एक बात साफ होगी कि ये सिर्फ एक कमर्शियल लोग हैं, इनका सोशल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। आज 5 साल हो गए इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के सदर हैं, एक मरतबा भी कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आए हैं क्या? वो 6 MPs हैं यहाँ पर, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 MLA हैं, तो 27 नगर सेवक हैं। मैं सब जगह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, तालुका प्रेसिडेंट बनाया, अवार्ड का काम मैंने किया। सिर्फ बुराई ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं आप, हाँ? कभी तारीफ तो करो हमारी। तो ये बात समझ में आ रही है, वो काम से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने जेब गिराबा को देखना। फैयाज जी, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या यहाँ के जो लोग आवाम है बाइकल्ला मदनपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनके कहने पे क्या आप इस चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़े हो गए? देखिए मेरा भाई, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, समझे ना, क्योंकि ये सारा मामला जो है आवाम का है, फैसला वो करेंगे, खड़ा होना नहीं होना, क्या होना क्या नहीं होना। मेरे दिल की बात मैं बोल कर गया मेरा भाई, मैं कभी भी किसी भी तरीके से प्रेशर में रहकर काम नहीं कर सकता।
और मैं किसी दबाव में आके मैं काम कर सकता हूँ। मेरी यही बेबाकी जो है, चाहे असेंबली में हो, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में, हर जगह बेबाकी से जाना पहचाना जानता हूँ। और मैं मदनपुरी वाला हूँ, मैं मदनपुरी की ज़ुबान बोलता हूँ, मदनपुरी की पहचान बोलता हूँ, मदनपुरी की शनाख्त हूँ मैं दबने और ठसने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। जब मैं यहाँ पे लाके इमाम को जिंदा कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका आखिरत भी मैं ही करूँगा इंशाअल्लाह। फयाज भाई, इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि आपने पॉलिटिकल सुसाइड की है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर। मेरा भाई ये पॉलिटिकल सुसाइड उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ कौम की दर्द में, मिल्लत की दर्द में, समाज की दर्द में, मुल्क के आइन को बचाने के लिए इस पार्टी में था मैं। लेकिन उसका पूरा सिलसिला बिखर गया। मेरे सामने बुला के बोल रहे हैं कि उसको ये अध्यक्ष बन रहा है, मुझको मालूम अभी पा रहा है, लश्करी बन रहा है। ये कितना बड़ा गलत काम किया लोगों ने, हाँ। और आज तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपने देखा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बात होती है? जब आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा। मैं एक टाइम MLA 3 टाइम नगर से रह चुका हूँ, और मेरी ऑफिस भी वही है, घर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, वही 2 शबाबों का लश्कर मेरे पास आज भी है। मेरे कोई बदला नहीं है। इनका घर पता लगा लो, आप प्रॉपर्टी पता लगा लो, सब हम पड़ेगा कौन कितना दम कितना कम है इनके अंदर। आज तुम हैदराबाद से यहाँ पे आए ना, हाँ, आपको स्वागत किया ना, उन्होंने प्यार दिया ना आपको, हाँ, लेकिन ये सिला दे रहे हैं आप, हाँ। मेरा टिकट भी अनाउंस करे आपने, तो टिकट मसला नहीं मेरा, मैं मदनपुरी के कांधे पे आखिर सफर करूँगा मैं, हाँ। कानून देने आप नहीं आओगे, मेरे लोग ही आएंगे ना, तो उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जो बात है फैक्ट बोल रहा हूँ आपसे मैं। इम्तियाज़ जलील ने यह भी कहा है कि वो आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मेरे को चर्चा देखो लाख करवा, लेकिन जो बातें हो गई। मैं चर्चा करने के मूड में हूँ ही नहीं, क्योंकि आपने बाबा ने रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बुलाकर मेरे जहन को आपने ठेस पहुँचाया है। मैं ईमानदारी से काम करने वाला, 10 साल मैंने MIM पार्टी को दिया है। मैंने एक तुम्हारे लूले लंगड़े आदमी को मैंने लेके झेला हूँ यहाँ पर मैं, और मैंने पूरा मदनपुर इस बात का गवाह है। आप बाहर निकलिए, किसी से पूछिए ना, आपको सब मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। उस आदमी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे, वैसे पड़ गए यहाँ पर। हमारे यहाँ कितने 2 सभा में ना, वो लोग चंदा करके चुनाव ला के दिया उसको। वो आदमी ने कभी झांकने हमारे बीच में नहीं आया, और आज पूरा खेल का रचेता वही शख्स है, समझिए, लेकिन सामने नहीं आता है वो। ठीक है, तो आ माता मर्जी तेरी तरह खेल खेला गया, तूने खेला, हाँ? हमने भी अपनी बात रखी। आवाम फैसला करेगी क्या है क्या नहीं। आने वाला चुनाव सामने है, चुनाव मांग पड़ जाएगा आपको, कितना दम और कम आपने, मुझे के दम को मांग पड़ जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। अगली सवाल है कि आप वापस कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, मेरी उम्र हो गई है, मैं अपने मोहल्ले में खुश हूँ, मैं अपने लोगों में खुश हूँ। मुझको मेरे मोहल्ले से अलग कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी, NCP पार्टी, जो भी पार्टियाँ लेने पर है, मुझको कोई ऑफर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं किसी ने कुछ किया हूँ, और मेरा कोई जाने का मंशा नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ पर था कि यहाँ पर मुल्क, समाज, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाने की बात, इसके लिए यहाँ पे था मैं, और कोई वजह नहीं थी।